पंजाब के जिला जालंधर के थाना डिवीजन 7 की पुलिस ने 7 लोगों को नशे के मामले में गिरफ्तार किया है। इन लोगों में से 4 को पुलिस ने नशे के साथ और 3 को नशा करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार नशा करने वाले 3 आरोपियों में से एक जालंधर के थाना रामा मंडी का मुलाजिम भी शामिल है। मानयोग कमिश्नर श्री अरविंद शुक्ला जी ते DCP साहब सरदार हरजीत सिंह, SP साहब सरदार अमरीक सिंह ते ACP मॉडल टाउन सरदार करनवीर सिंह के दिशा निर्देशों के चलते थाना डिवीजन नंबर 7 में भारी सफलता हासिल हुई है, क्योंकि ये मानयोग DGP साहब ने जी कंपेन छेड़ी है नशे की, वो संबंध असी कल कुछ 7 बंदे जी राउंड अप किए हैं तो कुछ 4 बंदियां के कोलों जो नशीला पाउडर बरामद होया तो 3 जोड़े है ने इन्हों के कोलों जो इन्होंने नशा करदियां नूं जिहड़ा काबू किया गया, जिते भी NDPS ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ तहत जोड़े उस इन्हों के FI जी रजिस्टर्ड किए हैं। ये वर्णनयोग गल यह है भी जोड़े पी रहे थे 3 मुंडे उन्होंने एक जोड़ा कॉन्स्टेबल है साडा ते असीं उहदे खिलाफ भी जी एक्शन जोड़ा लिया है, वो खिलाफ भी FI रजिस्टर्ड की है। अगों फर्दर जी डिपार्टमेंटल जी इनकुआरीज या जिन्नियां भी छेती प्रोसीडिंग कंप्लीट करके भेज दिते जाएंगे। कॉन्स्टेबल मनजिंदर सिंह है जी। ये टोटल 400 के करीब है नशीला पाउडर जो बरामद होया। ये थाना रामा मंडी का मुलाजिम है। बैकग्राउंड ये है भी इन्हों के एक राहुल तो विशु नाँ के लड़के ने, ये दोवें ब्रदर ने, ये इत्थे किते किराए के उत्ते रहिंदे सीगे ते रहण वाले लुधियाणे दे ने। ये काफ़ी समय तो ये कहिंदे भी इत्थे तकरीबन 3-4 महीने तो ये करते पे ने, नशे का काम करते पे ने इत्थे। इस तो इलावा जिहड़ा हैगा मनवीर सिंह एलियस मनी, ये भी जिहड़ा ये कूल रोड के उत्तों जिहड़ा इस एरिया दे विच इहदे बारे इन्फॉर्मेशन सीगी भी ये करदा पिया। ते जिहड़ा चौथा बलजीत सिंह है, ये भी जिहड़े इहदे बारे भी इन्फॉर्मेशन सीगी ते इहदे कोलों भी नशीला पाउडर बरामद कीता। बाकी जिहड़े 3 सीगे वो पीण वाले ने ते उन्हां चों जिहड़ा कांस्टेबल मनजिंदर जिहदे बारे मैं ऑलरेडी पहला तुहानूं दस चुकिया हो गया। शामली के थाना जिंझाना के गांव बेदखेड़ी के रहने वाले सतपाल जिंझाना से अपनी बिजली की दुकान बंद करके अपने बेटे के साथ घर जा रहा था। जैसे ही गांव के बाहर पहुंचा तो अज्ञात बदमाशों ने लूट की नियत से उस पर गोली चला दी, जो सतपाल के जबड़े में जा लगी। सतपाल को गंभीर अवस्था में मेरठ रेफर कर दिया गया, जिसकी रास्ते में मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिजनों ने शव को करनाल हाईवे पर रखकर रोड जाम कर दिया और लग्जरी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस दौरान मौके पर पुलिस भी पहुँच गयी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद मुआवजे का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। सर जी, सतपाल सैनी जो थे ये देहात में ही दुकान करते थे, तो शाम के समय इनका गांव बेदखेड़ी जा रहे थे अपने गांव, तो रास्ते में इन्हें कुछ 2 बदमाश मिले और पहले तो उनके साथ लूटपाट की है, उसके बाद फिर इन्हें गोली मार दी है और जिसमें इन्हें जिला अस्पताल शामली से मेरठ रेफर कर दिया गया। उस रास्ते में इनकी मौत हो गई। तो ग्रामीणों ने आज सुबह फिर रात ही हाईवे जाम कर दिया है और फिर अब इसमें पुलिस की घोर लापरवाही है, इसमें पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। आजकल के कंप्यूटरीकृत युग में बच्चे वीडियो गेमों में इतने मस्त हो रहे हैं कि वह अपने भारत के पुरातन गेमों को जानते तक नहीं, और वीडियो गेमों द्वारा बच्चों का मानसिक विकास भी रुकता जा रहा है। बच्चा 3 या 4 साल का ही होता है और उसकी आंखों पर चश्मा लगना शुरू हो जाता है। इस वीडियो गेम के रुझान को बच्चों से दूर करने और बच्चों को पुरातन गेमों की जानकारी देने और उनकी सिखलाई के लिए मोगा में गुरमीत प्रचार सेवा सोसाइटी की ओर से पुरातन गेम्स का 7 रोजा कैंप शुरू किया गया, जिसमें आज पहले दिन करीबी 200 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस कैंप में बच्चों को 30 पुरातन गेमों की जानकारी और सिखलाई दी जाएगी। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਖਿਡਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੋ ਗੇਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਐਨਕਾਂ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੇਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਟੀਵੀ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ, WhatsApp ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗੇਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋ-ਖੋ, ਰੱਸਾ-ਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰੋਬਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਗੇਮਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇਰਾਤ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਗੇਮਾਂ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਵਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 150 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ A ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 15-16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ B ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇਮਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। वार्ड नंबर 8 से पूर्व पार्षद प्रतिनिधि भीम मेहता ने हरियाणा व्यापार मंडल के प्रधान व भाजपा प्रत्याशी संजय रेवड़ी पर राजनीति षड्यंत्र के तहत चुनाव के दौरान दुष्प्रचार करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। रेलवे रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व पार्षद सत्या देवी व प्रतिनिधि भीम मेहता ने कहा कि हरियाणा व्यापार मंडल का प्रधान संजय रेवड़ी उनके विरोध में चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने इस बार चुनाव के लिए आवेदन किया था और वार्ड वासियों के सहयोग से तीसरी बार भी आसानी से पार्षद बनकर वार्ड का प्रतिनिधित्व कर सकते थे, लेकिन वार्ड नंबर 8 से खड़े एक अन्य कांग्रेस पार्टी के साथी राजू गावा द्वारा चुनाव लड़ने के कारण उन्होंने अपने साथियों व वार्ड के मतदाताओं से बातचीत कर उनके समर्थन में नामांकन वापस लेने का फैसला लिया। लेकिन विरोधी उम्मीदवार संजय रेवड़ी ने सोशल मीडिया में यह दुष्प्रचार फैलाकर उसे बदनाम करने का प्रयास किया। वहीं भीम मेहता ने 6 लाख रुपए लेकर रेवड़ी के पक्ष में नामांकन वापस लिया है, जबकि कांग्रेस साथी होने व 2 बार वार्ड का प्रतिनिधित्व करने के कारण इस बार वार्ड में राजू गावा को समर्थन देने का ऐलान कर रहे हैं। मेरे को कहना मेरे हक में बैठ जा, मैंने कहा मैंने गाबा जी का वादा किया है, मैं गाबा जी के साथ बैठूंगा। कौन आए आपके पास? रेवड़ी साहब, संजय रेवड़ी जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे थे। और उन्होंने मेरे को पैसे की धमकी दी, ना मैंने पैसे लिए है, मेरे को बदनाम कर दिया उन्होंने। 6.5 लाख में बीमा मेरे साथ बैठ गया है, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मेरे को ये बदनाम कर करके मेरे को ये कह रहा है कि तो जान से मरवाने की धमकी दे रहे हैं। कौन? बीजेपी का है जी, मेरे को बदनाम करने। धमकी में उसने क्या कहा? भाई मेरे साथ नहीं चलेगा, तेरे को जान से मरवाने की धमकी देता है मेरे को बार बार, कि मैं तेरे को जान से मरवा दूंगा। मैंने बताया था, मैंने ये कहा गाबा जी के साथ लेकर मैं वापस लेकर आ रहा हूँ, तो हमने ये गाबा जी मेरे साथ थे, वहाँ ही पहुँच गई है, मेरे को वहाँ भी धमकाने लग गए, कोर्ट के अंदर भी। कांग्रेस का था, मैं भी कांग्रेस का था जी, इसीलिए बीजेपी के ना कभी थे ना रहेंगे, कांग्रेस के थे, कांग्रेस में रहेंगे।
अमृतसर के बहुचर्चित गुरदेव सिंह हत्याकांड में अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में अब मृतक के परिवार ने अकाली दल से बागी हुई अकाली दल के पूर्व प्रधान उपकार सिंह संधू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल गुरदेव सिंह डीसी विभाग में कार्यरत था और उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कांग्रेस के नेता हरपाल सिंह पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। हरपाल सिंह ने गुरदेव सिंह की गोली मारकर हत्या की है और इस मामले में आज हरपाल सिंह ने प्रेस वार्ता कर उपकार सिंह संधू के ऊपर इल्जामों की छड़ी लगा दी। ਮਸਲਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ 5 ਮਈ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਵਾਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਡਿਬਾਈਟ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤਪਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਵੇਰਕੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਣਵਈਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਤੇ, ਪਨਾਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਰਵਾਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ 326 ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਝੂਠ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਲੜ ਡਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਖ ਮਲੀ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆ ਤੇ ਪੰਥਕ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਥਕ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਥਕ ਆ। ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਮਗਲਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਈ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮਰਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖਾ ਮੋਨੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬਾਜੇ, ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਬਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਬਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਇਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਗਾਮ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हरियाणा कांग्रेस ने पंचकुला में अभिनंदन कार्यक्रम किया। इसमें कांग्रेसी नेताओं ने खट्टर सरकार पर जमकर हमले बोले। उधर कार्यक्रम में भाग लेने आई महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। कार्यक्रम में रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दी गई क्लीन चिट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्लीन चिट देने से प्रज्ञा ठाकुर निर्दोष नहीं साबित होती। उन्होंने आरएसएस नेताओं की भूमिका को भी घेरे में लिया।
क्या आरएसएस और बीजेपी की भूमिका को आप नकार सकते? गोडसे से शुरुआत करिए, आप नहीं नकार सकते। तो इसलिए प्रज्ञा वहाँ की ही है, मध्य प्रदेश की है, जिस प्रदेश से मैं आती हूँ, और उनकी हरकतें सब समय समय पे सब जानते हैं कि क्या रही है। पर अगर ये सरकार उन लोगों को बचा रही है। जी चलो आपकी बात क्लियर है, लेकिन एक बताइए, जो हरियाणा में जो कुछ हुआ उस दौरान क्या राजीव गांधी जी को नहीं आना चाहिए? राहुल गांधी, सॉरी। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठा हुआ और कांग्रेस ने यहाँ पे हरियाणा को बनाने में कांग्रेस की एक बहुत अहम भूमिका रही है, और कांग्रेस ने इस हरियाणा प्रदेश को डेवलपमेंट की राह पे चलाया है, और कांग्रेस की देन है। और हरियाणा की जनता का जो विश्वास कांग्रेस पार्टी में रहा है, आज भी हरियाणा की जनता कांग्रेस को याद कर रही है। मेरा सवाल ये लोग महसूस करते हैं। और किसान खेत मजदूर कांग्रेस ने मिलकर आज यहाँ सद्भावना समागम का आयोजन किया, इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कि मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे नाकामयाब, निकम्मी और नाकारा साबित हुई, किस प्रकार से नौजवान रोटी के लिए त्राही त्राही कर रहा है, और 40,000 कर्मचारी से अधिक खट्टर सरकार ने नौकरी से निकाल दिए। वो चाहे 7,500 बिजली कर्मी हो, 12,000 गेस्ट टीचर हो, 5,000 कंप्यूटर टीचर हो, 2,000 के करीब यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हो, या डेली वेज और एडहॉक पर काम करने वाले भिन्न भिन्न विभागों के कर्मचारी हों। अस्पतालों से भी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में काम करने वाले कर्मचारियों की इसी प्रकार से छटनी की जा रही है। दूसरी तरफ व्यवसाय, धंधा, बाजार बिल्कुल ठप है। पंचकुला के इलाके से खास तौर से इकलौती मदर इंडस्ट्री HMT को मोदी सरकार ने बंद कर दिया है। सरकार द्वारा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर बिजली विभाग ने निजीकरण और ठेक प्रथा के खिलाफ सामूहिक अवकाश के बाद कच्चे कर्मचारी को निष्कासित किए जाने के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने सब डिवीजन कार्यालय गोहाना पर अपना धरना प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान 4 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो उनकी हड़ताल जारी रहेगी। खट्टर सरकार ने 23 सब डिवीजनों को निजी हाथों में सौंपा है। उन जो 23 सब डिवीजन दी है निजी हाथों में, उनमें तो पिछले महीने से ही 18 तारीख से धरने प्रदर्शन जारी हैं। उनके समर्थन में आज पूरे हरियाणा में सब डिवीजन स्तर पर भूख हड़ताल पर 4-4 साथी हर एक सब डिवीजन में बैठे हैं उनके समर्थन में, और आगे भी ये शायद जारी ही रहेगा। और आने वाले 29-30 को 2 दिन की हड़ताल होगी हमारी, 29-30 जून को। तो इस दौरान क्या मांग कर रहे हो? जिस तरह हड़ताल मांग कुछ नहीं है, मांग ये है कि भाई ये जो निजीकरण के खिलाफ जो इन वो कराया है, ऑफिस ऑर्डर जारी किए हैं, और जो ये अपने ठेकेदार के थ्रू जो साथी लग रहे थे उनका जो फरमान जारी किया है उनको वापस लें, अन्यथा ये बिजली कर्मचारी इतना हड़ताल पर जारी रहेंगे। तो पक्के कर्मचारी उसका समर्थन कर रहे हैं? हाँ, पक्के कर्मचारी समर्थन कर रहे हैं उनका। सभी पक्के कर्मचारी DC रेट के और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर साथी हैं उनके समर्थन में ही ये हड़ताल और प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। कब तक रहेगा ये? 29 तारीख तक तो रही रहेगा। 29-30 जून की हड़ताल है हमारी। बिजली विभाग के कच्चे कर्मचारियों को सस्पेंड करने के मामले को लेकर अब बिजली कर्मी सड़कों पर उतर आए हैं। कैथल में बिजली निगम के पेहोवा चौक कार्यालय में सैकड़ों बिजली कर्मियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मियों का कहना है कि जब तक सस्पेंड किए गए कर्मियों को बहाल नहीं किया जाता और 7500 निकाले गए बिजली कर्मियों को दोबारा नहीं रखा जाता, तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। कर्मचारियों ने ऐसी बिजली बोर्ड और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारा प्रदर्शन जो हमने 11 तारीख को सामूहिक अवकाश लिया था, उसमें जो हमारे कच्चे कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट बेस के कच्चे कर्मचारी थे उनको सरकार निकालने की कोशिश कर रही है, जिसके उसमें उस आवाज़ में हम ये SC लेवल का सारे हरियाणा में घेराव कर रहे हैं। तो कितने कर्मचारियों को निकालने की बात आई है अभी तक? हमारे कम से कम सारे हरियाणा में 7,500 कर्मचारियों की है, जो TV पे भी आ रही है, अखबार में भी आ रही है। जो 7,500 कर्मचारी के करीब उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। जब तक
अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारी रणनीति है, जब तक एक एक साथी ड्यूटी पे नहीं आओगा तब तक तो इधर न जारी रहेगा। बोर्ड का एक रवैया है जी, बे जो अब गर्मी पड़ रही है, कर्मचारी को और पब्लिक को लड़ाया जाए ताकि सरकार बेदाग निकल जाए। और सरकार की एक मंशा है कि कर्मचारी स्ट्राइक पे चले जाएं और बिजली जो है बंद कर दे ताकि सरकार पे लांछन न लगे। इसलिए सरकार ने जो हमने मास कैजुअल ली थी 11 तारीख की, उसने कच्चे कर्मचारी को निकालना शुरू कर दिया। यानी कि जो कमज़ोर वर्ग है एम्प्लॉयज़ का, सबसे पहले उस पर हथियार चलाया वह, ताकि पब्लिक और कर्मचारी लड़ते रहे और सरकार बेदाग निकल जाए। राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश में अघोषित आपातकाल लागू है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले विपक्षी दलों को किसी न किसी जांच का डर दिखाकर दबाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की शैक्षिक डिग्री पर सवाल उठाया कि उनकी डिग्री में गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए और साफ होना चाहिए कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस कौन सी डिग्री है। अभी देखिए, जो गुजरात मॉडल देश के सामने रखा गया और वोट लिया गया, उसका एक ये भी पहलू था। और आज देश में ये इस तरह की बात चलाना चाहते हैं कि ऑपोजिशन को हम इस तरह से ख़त्म कर दें। ये तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है कि इमरजेंसी में किसी को भी आप कुछ अगर कर सकें, तो ये तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है कि कोई भी ज़बान खोलेगा तो उसको किसी ना किसी तरह से फंसाया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार पर नाकामी बताई। इस पर कैबिनेट मंत्री आजम खान का पलटवार। उन्होंने कहा कि नीतीश दिल से सेकुलर न थे, न है। आजम खान ने कहा कि ऐसा करके वो छोटा काम कर रहे हैं। हमारे जैसे लोगों ने चुनाव के वक्त खुलेआम कहा था कि बिहार में लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। खुली हिमायत उस वक्त बिहार में सेकुलर ताकतों को थी। अब वो उत्तर प्रदेश में सेकुलर ताकतों को कमजोर कर रहे हैं, तो वो दिल से सेकुलर न थे, न है। उनका कहना है कि लालू यादव की अगर हिमायत न होती तो बिहार में उनकी सरकार बनना तो दूर, वो बहुत निचले स्थान पर होते। वहीं आजम खान ने कहा कि वो अपना घर देखें, बिहार में क्या माहौल है, लोगों को कितनी शिकायतें हैं। देखिए, उन्हें इस बात का एहसास हर वक्त रहना चाहिए कि वो ऐसा करके छोटा काम कर रहे हैं। हमारे जैसे लोगों ने चुनाव के वक्त भी खुलेआम कहा था, प्रेस में कहा, इंटरव्यूज़ में कहा, अपनी सभाओं में कहा कि बिहार में लोकतंत्र की फतेह होना चाहिए, फासिस्ट को शिकस्त होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी में हमारा कद बहुत छोटा नहीं है। हमारी खुली हिमायत उस वक्त बिहार की सेकुलर ताकतों को थी और ऐसा ही हुआ, सेकुलर ताकतें। अब अगर वो सेकुलर ताकतों को उत्तर प्रदेश में कमज़ोर कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो दिल से सेकुलर नहीं थे और नहीं थे। बीजेपी के साथ भी सरकार बना चुके हैं। लालू जी से उनका बहुत इख्तिलाफ रहा, लालू जी के साथ सरकार बनती है। और इस सच को भी उन्हें मानना चाहिए कि लालू यादव की अगर हिमायत नहीं होती तो बिहार में उनकी सरकार बनना तो बहुत दूर की बात, बहुत निचले आंकड़े पर आकर हो गया। उन्हें ये बात शोभा नहीं देती। अपना घर देखें, बिहार का क्या माहौल उस वक्त है और कितनी शिकायत है लोगों को, उसको सुधारने की कोशिश करें और कोशिश करें कि वो यूपी में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। यूपी के मुसलमानों ने, और ख़ास तौर पर मैंने बहुत स्वागत किया था और मैंने तो यहाँ तक कहा था कि हम बिहार वासियों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुसलमानों का कत्ल बचाया। किसी साजिश का शिकार ना हो और किसी गलतफहमी में भी मुब्तला ना हो। अभी जो उनका सम्मान है यहाँ बंद मुट्ठी है, बना ही रहे तो अच्छा है, सम्मान।
गोहाना पहुंचे कैबिनेट मंत्री घनश्याम शराफ ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर हुए दर्ज मामले में कहा कि बीजेपी बदले की भावना से नहीं कर रही काम। बदले की भावना पिछली सरकार में थी। हरियाणा में पानी की किल्लत पर भी उन्होंने कहा कि सभी गाँव में घर भरे हुए हैं, किसी भी घर में पानी की कमी नहीं है। पिछली सरकार से ज्यादा पानी दिया है। बीजेपी सरकार ने पानी देने का वादा किया था, उसे निभाया है। जवाहर यादव के ठगी मामले में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। मेरे हिसाब से पहले से पानी हमने अधिक दिया है, क्योंकि मैं अब की बार महम होके गोहाना आया हूँ और प्रत्येक गांव के जल घर भरे हुए हैं और ऐसा लगता है कि हमारी सरकार जो पानी देने का वायदा करती है वो पूरा किया है और हर स्थान पे पानी। सर फिर भी ये गर्मी का मौसम है, कुछ समस्याएं हो सकती है, उन समस्याओं का निदान हम पूर्ण रूप से कर रहे हैं। जब भी कोई शिकायत हमारे पास आती है तो अधिकतर समस्याओं का हम निपटान कर रहे हैं। सर कल अशोक तंवर ने आरोप लगाया है बीजेपी सरकार जो है हुड्डा पर बदले की भावना, राजनीतिक भावना से केस दर्ज कर रही है। इसमें आपका क्या कहना है? उनकी सोच हो सकती है, लेकिन हम कोई ऐसा कार्रवाई नहीं कर रहे जो बदले की भावना से हो। बदले की भावना तो पिछली सरकार में थी, जब हमारा भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ ये सारे जिले विकास के नाम से अभावग्रस्त थे। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर सेक्टर 4 निवासी दलित युवक धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गया। मामले की जानकारी होने पर रविवार को हिंदू स्वाभिमान संस्था के पदाधिकारियों ने युवक को उसी के घर पर घेर लिया और जमकर हंगामा किया। LIU भी मौके पर पहुंच गई। 5 लाख रुपए लेकर धर्म परिवर्तन करने का खुलासा हुआ। मैं अपने दोस्त के जरिए पहुंचा, बंटू के जरिए। अच्छा, क्या कहा उसने आपसे? कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ, तू चल पा। तो तुमने भी जाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे जो आपने ये ईसाई धर्म अपनाया, क्या उसने फैलाया फुसलाया या अपनी मर्जी से अपनाया था तुमने? फिर जब मैं उसके कहने से चले, फिर मैं अपनी मर्जी से करा। पहले उसके कहने से गए तो उसने आपको क्या कहता था? वो आपसे किस तरीके की बातें करता था आपसे? कोई नहीं, मैं तो चीज़ को मानता, तू भी मानने लगा, बस यही था। क्या क्या सिखाया वहाँ पे आपको? यही कि उपासना करने जाओ, जो हुआ ये है। बताओ, जोर से बताओ। किसके बारे में बता रहे हैं वहाँ? यहोवा के बारे में। यहोवा। अच्छा, और भी बच्चे हैं वहाँ पे? औरों को भी आप लेके जाते हुए गए? मैं अभी तक किसी को नहीं ले गया। अभी आप ही गए? वो बंटू कितने बच्चों को ले जा चुका है वहाँ पे? वहाँ मेरी नज़र में अभी तक एक को नहीं ले गया, सिर्फ मुझे डाला। तुम कितनी मर्जी से अपनाया या उसने थोड़ा बहुत तुम्हें बदलाया धर्म परिवर्तन करने के लिए, या तुम अपनी मर्जी से ही वो करा धर्म परिवर्तन? लेकिन मैं ये काम मान लेगा, अपनी मर्जी से किया था। सिरसा में आज विभिन्न गांव के लोगों ने आवारा पशुओं की समस्या को लेकर सिरसा के उपायुक्त से मुलाकात की और समस्या के निदान के लिए ज्ञापन सौंपा। गांव वालों का कहना है कि आवारा पशुओं के चलते जहां गांव के किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, वहीं आए दिन इन पशुओं के कारण सड़क हादसे भी होते रहते हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। गाँव वासी जसवंत सिंह जोश ने बताया कि आवारा पशुओं के चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और गाँव वाले इन पशुओं को दूसरे गाँव में धकेल देते हैं, जिससे गाँव वालों में आपसी विवाद होने का भी खतरा बना रहता है। समस्या जी आ कि सारे जिले के जोड़े किसान ने, मजदूर ने, पिंडा वाले तो तंग है नहीं, शहर वाले भी। ये समस्या एक बन गई है कि जड़ियाँ गवां ने, वो आवारा गवां जड़ियाँ ने वो बहुत परेशान कर रही ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨ ने, बछड़े ने, सारे ने। तो ਉਹਦਾ ਇਹ अभी वो सरकार ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ अपील करते हाँ भी वो ਇਹਨਾਂ ਦਾ कोई इंतजाम करे, कोई ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਵਾਰਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ।
ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੇ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਅਮਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾੜਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਬੜੀ ਅਕਿਊਟ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ